हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 1 ऑफ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों और कैसे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें इस चीज को जानना कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, ठीक है। द टर्म पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पुलिस, मीन्स। तो इसमें सबसे पहले हम सब जानेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल का, जिसके हिसाब से ना कोई भी स्टेट गवर्न होता है, ठीक है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए ना हमारे पास क्या होना चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और उसमें ऐसा रूल्स होना चाहिए। रूल रेगुलेशन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बुक होता है, जिसमें बताया जाता है कि वो देश कैसे चलेगा, ठीक है। अब देखो, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन नीड किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन का काम आता है। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। तो इसमें क्या बताया जाता है? इसमें रूल्स है ताकि ना जो भी हो सबको सोसाइटी में इस चीज के बारे में पता हो और सब इस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करे, ठीक है। और कौन डिसाइड करता है इस रूल्स को कि बेस्ट सूट होगा सोसाइटी को लेके? तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक होता है बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी, ठीक है। ये पावर एलोकेट करता है सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन, और ये डिसाइड करता है कि किसको ना व्हाट द लॉज विल बी, ये लॉ क्या होंगे। और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेसिफाइड करता है मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसी एंड द पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज पर्टिकुलर मैनर। तो पार्लियामेंट का क्या काम होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? उन्हीं को काम मिलता है कि लॉ बनाने का, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट क्या है कि फंक्शन क्या होता है किसी कॉन्स्टिट्यूशन का। स्पेसिफिक जो फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शंस बताते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना बेसिक रूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कंडीशन अप्लाइड होता है कि जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं उसको किस कंडीशन को फॉलो करना है। सेकंड फंक्शन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? ये स्पेसिफाई करता है कि क्या पावर है जो डिसीजन सोसाइटी के लिए होंगे, ठीक है। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट। अब इसमें बताया जाएगा कि गवर्नमेंट भी ना कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है, ठीक है। गवर्नमेंट के भी अंडर गवर्नमेंट भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, मतलब सबसे सर्वोपरि जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है। देखो, थर्ड फंक्शन क्या हो सकता है इस चीज को लेके कि कुछ लिमिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट को भी इम्पोज किया जाता है सिटीजन्स पे, और ये लिमिट क्या होते हैं? फंडामेंटल होते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका क्या होता है कि गवर्नमेंट भी इसको पास नहीं कर सकती। जैसे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हम सबको दिया गया है, तो गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि हम सबसे छीन सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है। और जो फोर्थ फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फुलफिल करता है एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। और एक ऐसा सोसाइटी को बनाना। तो फोर्थ फंक्शन क्या कॉन्स्टिट्यूशन का होता है कि एक ऐसा सोसाइटी बनेगा जिसमें हर एक पर्सन के फुलफिल किया जाएगा उनके कंडीशन को, और उनके लिए ना एक अच्छा सोसाइटी को बनाया जाएगा जिसमें सबके साथ अच्छा इक्वालिटी हो। मतलब कि जितने भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हुए फंडामेंटल चीज है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सबके साथ फॉलो हो सके, ठीक है। मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, उसके जेंडर, उस चीज को लेकर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो अनटचेबिलिटी है वो भी ना हो, ठीक है। तो इस सब चीज को जो मतलब फंडामेंटली एक अच्छा सोसाइटी होना चाहिए, उस टाइप का सोसाइटी बनाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपुल। अब देखो, फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होता है पीपुल का, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपुल का। द पीपुल एज अ कलेक्टिव एंटिटी कम इन टू बिगिन ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। पीपुल एक कलेक्टिव तौर पे किस चीज पे दिखाए जाते हैं? जैसे कि भारतीय संविधान द्वारा पीपुल को एक कलेक्टिव तौर पे दिखाया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्म्स होते हैं जो बताते हैं कि इंडिविजुअल का एस्पिरेशन क्या है, गोल क्या है, फ्रीडम क्या है, ठीक है। तो मतलब कि इंडिविजुअल के जितने भी फ्रीडम है, गोल है, एस्पिरेशन है, सबके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि हम सबको कैसे ऑथोरिटेटिव कंस्ट्रेन करना चाहिए, कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये भी बताता है कि ना फंडामेंटल जो वैल्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो ना मोरल आइडेंटिटी देते हैं। मैनी बेसिक पॉलिटिकल एंड मॉरल वैल्यूज आर नाउ शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन। और हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल और मॉरल वैल्यू को भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, ठीक है। अब देखो, मोड ऑफ प्रोमोलगेशन, दिस रेफर्स टू हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बिगिंस, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच ऑथोरिटी डिड दे हैव। तो अब इसमें सबसे बताया गया प्रोमोलगेशन क्या होता है, ठीक है। तो प्रोमोलगेशन एक ऐसा चीज है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आएगा, उसको बनाएगा कौन, और फिर उसकी जो ऑथोरिटी है वो कितने हिसाब से, मतलब किस हिसाब से दिया जाएगा, उसमें कितना किसका अधिकार होगा, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है प्रोमोलगेशन में। अब देखो,
टू मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स डिफंक्ट वाई। अब देखो किसी बहुत सारे कंट्री में ना कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से मतलब कि एक जैसे होता है ना किताब की तरह रखा हुआ है, कोई काम का नहीं होता। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर, ये क्योंकि मिलिट्री लीडर द्वारा बनाया गया है। तो सिर्फ ऐसे बना दिया गया है कि कुछ काम का नहीं करना है इसको, और फिर हम सबको मिलिट्री शासन ही चलाना है, तो फिर उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर लीडर हु आर नॉट पॉपुलर, और कुछ कुछ लीडर्स होते हैं जो पॉपुलर नहीं होते, तो उनका बात नहीं सुना जाता है, इस वजह से भी ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपुल विद देम, और उनके पास ना किसी किसी के पास इतना क्षमता नहीं होता है कि वो ना पीपुल के मतलब कि एक नेता को कैसा होना चाहिए कि वो सब पीपुल के जनता को एक साथ लेकर चले, पर किसी किसी के पास ऐसा एबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, क्रिएटेड इन द आफ्टर मैथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट, और कभी कभी ऐसा होता है कि नेशनल मूवमेंट होता है, उसके बाद ना इस चीज को क्रिएट किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू क्या है? अब देखो, हमसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसा है? ठीक है, जैसे फॉर्मली क्रिएट किया गया था, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मली कैसे क्रिएट किया गया था कि ना उसको बनाया गया था असेंबली द्वारा 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है? 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, इसको बनाने में कितने दिन लगे थे? 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। ठीक है, इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा है? 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। ठीक है, इसको कितने मेंबर द्वारा बनाया गया है? 299 मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, इन सभी का योगदान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, ड्रू अपॉन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और ये क्यों हुआ था? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है कि ना जो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट किया गया था, बहुत सारे हमारे जो नेता है, जो फ्रीडम फाइटर है, उनके द्वारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था, तो उसमें हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था अपना, ब्रिटिश से जो आजाद होने था हम सबको, तो हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, ड्रू, और ये क्यों किया गया है? ड्रू किया गया है लिगिटिमेसी को लेके। ठीक है, कि इमेंस पब्लिक क्रिएडिबिलिटी हो। ठीक है, हु हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ अ वाइड अक्रॉस सोसाइटी। ठीक है, तो मतलब कि ना पब्लिक को सब तरीके का शासन मिले, इसीलिए वो वेयर आई वांट टू कन्विनेंस द पीपुल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट इंस्ट्रूमेंट फॉर द एग्रेंडाइज ऑफ देयर पर्सनल पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है? पर्सनल पावर किसी के लिए नहीं है, ये पीपुल के लिए है। प्रोविजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हम सबको ये क्या देता है कि इस सोसाइटी में ना सब जो है सोसाइटी सम रीजन्स टू गो अलॉन्ग विथ इट्स प्रोविजन, तो इसके प्रोविजन के हिसाब से सोसाइटी चलेगा। ठीक है, और ये अलाउ करता है परमानेंट मेजोरिटी टू अपोज मिनॉरिटी ग्रुप विद इन सोसाइटी। ये ना नहीं अलाउ करता है मेजोरिटी को कि ना अपोज करे मिनॉरिटी को। ठीक है, ये क्या करता है? सिस्टमेटिकली प्रिविलेज जो होते हैं सम मेंबर, उसको एक्सपेंस ऑफ अदर्स, और द सिस्टमेटिकली इंट्रेंस द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स इन सोसाइटी वुड सीज टू कमांड एलिगेंस। मतलब कि ये बताता है कि मेजोरिटी को कितना हक नहीं है कि वो ना मिनॉरिटी को दबा सके। ठीक है, द मोर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, और इक्वालिटी और फ्रीडम सबको देता है। ठीक है, बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हम सब कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन हुआ है वो ना सिंगल इंस्टीट्यूशन को एक्वायर नहीं करता है, मोनोपोली नहीं है किसी का, किसी एक को पावर नहीं मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, उसमें किसी एक को पावर नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या बताया गया, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ये बताता है कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, और ये ना सब इंडिपेंडेंट है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक को ही पावर मिला हुआ है, ये तीनों चेक एंड बैलेंस बनाए रखते हैं सब पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इंश्योर करते हैं कि इंस्टीट्यूशन सही तरीके से चले और कॉन्स्टिट्यूशन का इस पे कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई उल्लंघन ना हो सके। ठीक है, एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो चेक्स एंड बैलेंस बना हुआ है ना, देखो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो और जुडिशियरी हो, ये तीनों ना एक दूसरे पे ना क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सक्सेस है वो बना रहता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट बैलेंस बताता है सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स और प्रोसीड्यूर्स को लेके। ठीक है, एज ऑथोरिटीज एंड नॉट एट द सेम टाइम अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन टू अडॉप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। और हम सबको सर्कमस्टांस और चेंजिंग नीड्स के बारे में भी बताता है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
ये देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही ज्यादा रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकते, अमेंडमेंट होंगे, संशोधन होंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि इतना आसान हो जाएगा कभी कभी अमेंडमेंट करना। जो इम्पोर्टेंट प्रोसीड्यूर पे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगेगा, और जो कुछ कुछ सिंपल होंगे उसके लिए सिंपल मेजोरिटी लगेगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है। हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, अब हमने को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जब मेड हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इलेक्टेड हुए थे इन अनडिवाइडेड इंडिया से, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग जो हुआ था 6 दिसंबर 1946 में हुआ था, 389 मेंबर थे, ठीक है। और फिर ना री असेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 99 डिवाइड्स इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। मेंबर वेयर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, और जो यहाँ के जो मेंबर हुए थे इलेक्ट हुए थे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव से, वो क्या हुए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट हुए थे। और ये कैसे, ये किस चीज को फॉलो करता था, 1935 को फॉलो करता था। 19 तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था उसमें से हमारे मेंबर चुने गए थे इनडायरेक्ट इलेक्शन में, ठीक है। और ये इट हैज बीन स्टेबलाइज्ड इन 1935। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय कमिटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। जो ब्रिटिश कैबिनेट बनाया था ना, कैबिनेट मिशन, उसी के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंपोज हुआ था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन, अब देखो कैबिनेट मिशन के हिसाब से क्या था कि हर एक प्रोविनेंस और इस प्रिंसली स्टेट के पास ना ग्रुप ऑफ स्टेट अलॉट होंगे और इनको तो प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 1 से 1 लाख पे रफली, ठीक है। जो सीट था वो ना प्रोविनेंस में बटा हुआ था, मुस्लिम हो, सिख हो, जनरल हो, उसमें उस हिसाब से बटा हुआ था। जो मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कम्युनिटी का, इस कम्युनिटी का, वो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव मेथड में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट उनको मिलेगा, ठीक है। The method of election in the case of representation of princely state was to be determined by constitution। और जो भी princely state में जैसे भी इलेक्शन होगा ना, वो किससे डिटरमाइंड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखो इसका प्रोसीड्यूर क्या था, इस चीज को बनाने के लिए जो प्रोसीड्यूर यूज किया जा रहा था वो प्रोसीड्यूर क्या था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज 8 मेजर कमिटी, 8 मेजर कमिटी थे, और सब जो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए थे, जवाहरलाल नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार पटेल हो, मौलाना आजाद हो, इसके चेयर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, ये सब ना चेयरमैन थे कमेटी के, ठीक है। इस कमेटी का जो था ना वो पर्टिकुलर प्रोविजन को लेके बनाया गया था कि उनका अलग अलग सब्जेक्ट था और अलग अलग उनका काम था, ठीक है। एंड असेंबली इज डाइवर्स टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड फंक्शन इफ देयर वाज बैकग्राउंड कंसेंसस ऑन द मेन प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड श्राइन। तो इसमें ये चीज बताया गया कि हर एक ग्रुप को ना, मतलब कि हर एक चीज को, जैसे कि हम सबको पता है अच्छी तरीके से कि स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद के, ठीक है। तो उसी हिसाब से, और जो हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर, तो उनको ना सबको एक एक पार्ट दे दिया गया था कि इनको ना ये चीज को देखना है, ये चीज को संभालना है, ठीक है। और मतलब कि सब में ना ये चीज को बांट दिया गया था। जैसे हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी, वैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें भी एक तरीके का डाइवर्सिटी देखा गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, ये डिफाइन कर रहा था कि असेंबली का एम क्या होना चाहिए, जो मूव किया गया था नेहरू के द्वारा 1946 में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो मूव किया गया था 1946 में, जो रिजोल्यूशन था इनकैप्सुलेटेड था कि क्या होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि हमारा फंडामेंटल कमिटमेंट होना चाहिए, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवर्निटी और कॉस्मोपॉलिटियन आइडेंटिटी। तो मतलब कि हम सबको बताया जा रहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस इस पे बनेगा, किस बेसिस पे बनेगा, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबको मिलना चाहिए इक्वालिटी, हम सबको लिबर्टी मिलना ही चाहिए, डेमोक्रेसी मिलना ही चाहिए, सोवर्निटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन अंग था। उस चीज को लेके ये चीज को कौन बताए थे, नेहरू बताए थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1946 में। मेन पॉइंट जो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का वो ये था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवर्जन रिपब्लिक बनेगा, ठीक है। इंडिया का जो यूनियन होगा वो ब्रिटिश की तरह नहीं होगा, इंडिया और इंडियन स्टेट्स जो होंगे वो ब्रिटिश, जैसे कि ब्रिटिश में कैसे था कि सबको पार्ट अपना अपना बिखरा हुआ था, बट इंडिया क्या होगा कि इंडिया के अंडर रहेंगे, जितने भी स्टेट है सब इंडिया के अंडर रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि स्टेट को मिला के इंडिया बनाया जाएगा, इंडिया जो रहेगा उसके अंडर स्टेट होंगे, ठीक है।
टेरिटरीज जो होंगे वो यूनियन शैल बी ऑटोनॉमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्टर एक्सेप्ट दोस असाइंड टू वेस्टेड इन द यूनियन। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्टेट को पावर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि स्टेट को फंक्शन नहीं का, उनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, सब कुछ होगा, बट जब भी कोई मेन सिचुएशन आएगा तो सेंटर का जो पावर होगा वो प्रिवेल करेगा। ऑल पावर्स एंड ऑथोरिटी जो होगा वो सोवर्जन और इंडिपेंडेंट होगा और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करवाएगा। ठीक है, जितने भी पीपुल हैं इंडिया के वो गारंटीड करेंगे कि उनको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कि सभी लोगों को ना सेम हक मिलना चाहिए किसी भी चीज को लेके। गवर्नमेंट का अगर जॉब आ रहा है तो सभी पीपुल को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई दूसरे जाति के हो, एससी हो या एसटी हो, किसी में भेदभाव नहीं होगा, सबको मिलेगा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, और लॉ किसी को कम नहीं समझेगा। ठीक है, कानून की नजर में किसी को भी ऊपर नीचे नहीं माना जाएगा। फंडामेंटल क्या मिलेगा हम सबको? स्पीच का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का, वर्शिप का, ये सब हमारा फंडामेंटल रहेगा कि हम सबको जो चीज मानना है वो चीज मान सकते हैं। इक्वालिटी हम सब में होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या है, मिनोरिटी को ना, मिनोरिटी हो या बैकवर्ड हो या ट्राइबल जो हो, उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। उनको ये ऐसा नहीं होगा कि मेजोरिटी द्वारा उनको दबा दिया जाएगा, ये चीज नहीं होने वाला है। ठीक है, द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो होगा रिपब्लिक और सोवर्निटी का बना रहेगा, कि ऐसा नहीं होगा कि ना हिंदू रह सकता है, मुस्लिम नहीं रह सकता है, वैसा नहीं होगा, सोवर्निटी बना रहेगा हमारे कंट्री में। ठीक है, जो लैंड होगा, फुल विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो हम सबको ना किस भाईचारे के साथ रहना होगा। हमारा जो कंट्री का जो लैंड होगा वो किस चीज का प्रतीक बनेगा, कि हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो के कहाँ से किया गया उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें क्या क्या है, हम सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किए हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट, फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ को, इंस्टीट्यूशन स्पीकर का और उसके रोल को, लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर को। आइरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया है? डीपीएसपी। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम सब किए हैं क्वासी फेडरल और आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर को। और यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया है? फंडामेंटल राइट को लिए हैं और जुडिशियल रिव्यू को लिए हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया गया है मतलब इन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो ना एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जिसमें किसी के साथ ना भेदभाव ना हो। ठीक है, और एक अच्छी तरीके से एक जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बने कि जिसमें सभी सोसाइटी के हर एक वर्ग को ना उनका अधिकार मिल सके। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही बताया गया था। ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।